नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र दृष्टि के करंट संबंधित नया संस्करण मार्केट में उपलब्ध हो चुका है। इसके अंतर्गत 20 अगस्त 2023 तक के करंट को कवर किया गया है। आज की क्लास में हम लोग इसके वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट करेंगे और वन लाइनर पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहां किया गया। तो याद रखिएगा, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कहां किया गया? बेंगलुरु में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस राज्य की विधानसभा के द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। तो याद रखिएगा, केरल राज्य की विधानसभा के द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव 9 अगस्त 2023 को पारित किया गया। क्लियर? यानी केरल की विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया 9 अगस्त 2023 को। क्लियर? अगले प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि अब केरल का नाम बदलकर क्या रखे जाने का प्रस्ताव है। तो याद रखिएगा, केरल का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव है। क्या रखने का प्रस्ताव है? केरलम। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो याद रखिएगा, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान विधानसभा के द्वारा अधिनियम पारित किया गया और इस प्रकार का अधिनियम पारित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है। क्लियर है? तो एक लाइन में अगर इसको समराइज कर दिया जाए तो राजस्थान भारत का वो पहला राज्य है जिसने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित किया है। क्लियर? अब ये प्रश्न उठता है कि गिग श्रमिक क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको एडहॉक बेस्ड एम्प्लॉय रखने होते हैं, यानी अस्थायी कर्मचारी रखने होते हैं, या कई कामों को आप ठेके पर देते हैं। तो जो ये ठेके के कर्मचारी हैं या जब कभी काम पड़ा तो उनको कॉल करके बुला लिया, इस प्रकार के अस्थायी जो कर्मचारी होते हैं उनको कहा जाता है गिग श्रमिक। क्लियर? और इसी प्रकार के श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान की विधानसभा ने अधिनियम पारित किया। क्लियर हो गया? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ये जो गिग श्रमिकों के लिए राजस्थान की विधानसभा ने अधिनियम पारित किया, उस अधिनियम का नाम क्या है। तो उस अधिनियम का नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से लेकर 2027 का अनावरण किया है। तो याद रखेंगे, गुजरात राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 का अनावरण किया है। ये अभी हाल ही में किसी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि जब मैं पेपर के एनालिसिस कर रहा था तो मैंने ये प्रश्न पढ़ा है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा गया है कि किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है और इसका ड्यूरेशन क्या होगा? 2022 से 2027। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। कहां पर विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर? तो आपका जवाब होगा तेलंगाना में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि यह तेलंगाना में कहां पर स्थित होगा। तो याद रखिएगा, यह तेलंगाना में सिद्धिपेट में स्थित होगा। कहां पर? सिद्धिपेट में। ठीक है, याद रखेंगे, तेलंगाना राज्य के सिद्धिपेट में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। क्लियर? गलत नहीं होना चाहिए, तेलंगाना के साथ साथ आप सिद्धिपेट नाम भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अजीत पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य में अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि टी.एस. सिंहदेव ने, किसने? टी.एस. सिंहदेव ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। तो आपका जवाब होगा छत्तीसगढ़ में एक नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। उनका नाम क्या है? टी.एस. सिंहदेव। क्या नाम है? टी.एस. सिंहदेव। ये छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और उनके सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो आपका जवाब होगा विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना का प्रारंभ किया गया है। तो आपका जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना का प्रारंभ किया गया है। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाएगा कि जो विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना है, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है प्रदेश के सभी 75 जिलों में
कुल 948, कितने 948 विरासत वृक्षों का संरक्षण करना और उनका सौंदर्यीकरण करना। क्लियर है? 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण, और योजना का नाम क्या है? विरासत वृक्ष अंगीकरण। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं? तो अभी आपने देखा कि कुल 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव है। किस योजना के तहत? विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत। इसमें से जो सबसे ज्यादा वृक्ष संरक्षण की बात है वो है वाराणसी में। कितने हैं? 99 वृक्ष। यानी वाराणसी में जो विरासत वृक्षों की संख्या है वो सबसे अधिक 99 है। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो सर्वाधिक विरासत वृक्ष होंगे वो होंगे प्रयागराज के 53। तीसरे स्थान पर हरदोई है जहां पर विरासत वृक्षों की संख्या 37, और चौथे स्थान पर गाजीपुर है जहां पर विरासत वृक्षों की संख्या 35 है, और उन्नाव 5वें स्थान पर है जहां पर विरासत वृक्षों की संख्या 34 है। देखिए, आपको टॉप 3 जिलों के नाम तो कम से कम याद रखने हैं। नंबर 1 पर वाराणसी, दूसरे नंबर पे प्रयागराज, तीसरे नंबर पे हरदोई, ठीक है, और चौथे पे गाजीपुर और 5वें पर उन्नाव। क्लियर है? सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले ये 5 जिले हैं। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए INDIA यानी इंडिया नामक गठबंधन तैयार किया है? तो आपका जवाब होगा 26 दलों ने। यानी 26 विपक्षी दलों ने मिलकर एनडीए का मुकाबला करने के लिए INDIA नामक एक गठबंधन बनाया है। कितने दलों ने मिलकर? 26 दलों ने मिलकर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 26 विपक्षी दलों ने मिलकर INDIA एक गठबंधन बनाया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, इस इंडिया का फुल फॉर्म है हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्या नाम है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्लियर है? तो ये फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा, यहां से फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, उनका नाम है अजय लांबा। तो याद रखेंगे, केंद्र सरकार ने अजय लांबा के अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। और ये अजय लांबा साहब क्या थे? तो याद रखिएगा, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर है? तो याद रखेंगे, एक लाइन में अगर इसको समराइज किया जाए तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा साहब को केंद्र सरकार के द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है? क्या नाम है? अजय लांबा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NIRF के नाम से जानते हैं, इसका वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो याद रखिएगा, NIRF 2023 का जो संस्करण है ये 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 8वां। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का 2023 में 8वां संस्करण 5 जून 2023 को जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 है, इसमें कितनी श्रेणियों और विषयों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में 13 श्रेणियों और विषयों को शामिल किया गया। कितनी श्रेणियां और विषय? 13 श्रेणियां और विषय शामिल हैं NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इस रैंकिंग में, ये जो NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 है, इस रैंकिंग में किस संस्थान ने समग्र यानी ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, उस संस्थान का नाम है IIT मद्रास। क्लियर है? यहां पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि IIT मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लगातार 5वें वर्ष किसने? IIT मद्रास ने। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहां किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे में भिवंडी तालुका है। महाराष्ट्र राज्य के ठाणे में भिवंडी तालुका है, वहीं पर भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास महाराष्ट्र राज्य के ठाणे के भिवंडी तालुका में किया जा रहा है। क्लियर? तो एक लाइन में बस इतना याद रखेंगे कि भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास भिवंडी तालुका में किया जा रहा है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में SFSI के नाम से जानते हैं, इसके 2022-23 के इस सूचकांक को किस अवसर पर जारी किया गया? तो याद रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया गया। क्लियर?
तो याद रखेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 को जारी किया गया। क्लियर है? अब आइए हम लोग इस सूचकांक में विभिन्न तथ्यों को देखते हैं। तो ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 है, जिसको आप SFSI 2023 कर रहे हैं, इसको जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। कौन सा सूचकांक है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। याद रखिएगा। अगला पूछा जा रहा है कि ये जो 2022-23 का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, यानी SFSI सूचकांक है, ये कौन सा संस्करण है? तो याद रखिएगा ये 5वां संस्करण है। तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि बड़े राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो इस SFSI अर्थात राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? पहले स्थान पर केरल है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में पहले स्थान पर गोवा है। क्लियर है? तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर केरल और छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें केंद्र शासित प्रदेशों की तो याद रखेंगे राज्य खाद्य सूचकांक 2022-23 में केंद्र शासित प्रदेशों में जो पहला स्थान है वो किसका है? जम्मू कश्मीर का। क्लियर है? बड़े राज्यों में नंबर 1 पर केरल है, छोटे राज्यों में गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी यानी यूटी के मैटर में अगर हम बात करें तो यूटी के मैटर में नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर है। क्लियर है? अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि यदि हम बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रम की बात करें तो याद रखिएगा बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। क्लियर है? और बड़े राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? 19वां। क्लियर है? तो याद रखेंगे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां और बिहार का 19वां स्थान है। किस रैंकिंग की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की। क्लियर है? इस राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है और बिहार का 19वां स्थान है। यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनने की संभावना है। क्लियर है? याद रखिएगा इस बात को। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया? तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए जिस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है उसका नाम क्या है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MAHIR यानी माहिर के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो अगर पूछा जाएगा कि माहिर का संबंध किससे है तो आपका जवाब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए माहिर एक राष्ट्रीय मिशन है। क्लियर? और माहिर का फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है ये जो MAHIR है यानी माहिर है, इसको संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कोलैबोरेशन के साथ इस माहिर मिशन को शुरू किया गया है। क्लियर है? तो अगर हम एक लाइन में इसको समराइज कर दें तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया जिसका नाम है माहिर MAHIR। और यह मिशन विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु शुरू किया गया है और माहिर का फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने हवाई अड्डों पर नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात AAI के साथ समझौता किया? तो याद रखिएगा उस राज्य का नाम है बिहार। तो याद रखेंगे बिहार राज्य ने हवाई अड्डों पर नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात AAI के साथ समझौता किया है। किस राज्य ने? बिहार राज्य ने। अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि ये नए सिविल एन्क्लेव किन हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे? तो याद रखिएगा बिहार के 2 हवाई अड्डे, एक दरभंगा में और दूसरा है पूर्णिया हवाई अड्डा। तो याद रखेंगे बिहार के दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए बिहार राज्य ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ समझौता किया है। कहां पर? दरभंगा और पूर्णिया में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में DGGI कहते हैं जारी किया गया है। तो याद रखिएगा उस पूर्वोत्तर राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसके लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक अर्थात DGGI जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मेटा इंडिया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो याद रखिएगा मेटा इंडिया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने इस अभियान की शुरुआत की है। क्या नाम है? अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने। और यह कब शुरू किया गया? 7 जून 2023 को।
तो याद रखेंगे, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने हैं, इस अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा मेटा इंडिया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कोलैबोरेशन से। क्या नाम है अभियान का? अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गुजरात का पहला जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे, गुजरात का पहला जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। और कब किया गया? 4 जून 2023 को। देखिए, जिस प्रश्न में डेट की आवश्यकता है वहां पर मैं डेट मेंशन कर दूंगा, लेकिन जहां पर लगेगा कि यहां पर ये डेट एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर मैं उसको शामिल ही नहीं करूंगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए, आपको वही फैक्ट पढ़ने हैं और आप वही फैक्ट याद भी कर पाएंगे जो कि आवश्यक है। क्लियर है? जो परीक्षा के लिए नेसेसरी है। ऐसा ना हो कि अनावश्यक फैक्ट्स को कवर करने के चक्कर में जो आवश्यक फैक्ट है उस पर फोकस ना जा पाए। क्लियर है? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और ये मैं बिल्कुल, मेरा ये प्रयास रहेगा। तो इस प्रश्न में आप याद रखेंगे कि अहमदाबाद में गुजरात का पहला जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 जून 2023 को किया गया। कहां पर? अहमदाबाद। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, इस सम्मेलन का आयोजन यूनिसेफ और एली क्लेसर फाउंडेशन के द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग और पीआईबी के सहयोग से किया गया। तो याद रखेंगे, यूनिसेफ और एली क्लेसर फाउंडेशन के द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग और पीआईबी के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इस दौरान कौन सा फोरम लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, इस दौरान गुजरात क्लाइमेट चैंपियन फोरम लॉन्च किया गया। कौन सा फोरम? गुजरात क्लाइमेट चैंपियन फोरम। क्लियर है? तो याद रखेंगे, यूनिसेफ और एलिक्लेसर फाउंडेशन के द्वारा भारतीय जलवायु परिवर्तन विभाग और पीआईबी के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान एक फोरम लॉन्च किया गया जिसका नाम है गुजरात क्लाइमेट चैंपियन फोरम। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है सागर समृद्धि। क्या नाम है? सागर समृद्धि। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही सागर समृद्धि प्रणाली किससे संबंधित है? तो आपका जवाब क्या होगा? सागर समृद्धि जो प्रणाली है, इसके द्वारा वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए ये एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली है। क्लियर? तो अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज कर दूं तो आप कहेंगे कि सागर समृद्धि एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली है और इसके माध्यम से वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? सागर समृद्धि के द्वारा। क्लियर? वेस्ट टू वेल्थ का मतलब समझ रहे हैं ना? यानी जो ऐसी चीज जो वेस्ट समझकर फेंक दी गई है उसका यूटिलाइजेशन कर दिया जाए और वो फिर से प्रयोग में आने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? वेस्ट टू वेल्थ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया था? तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने अनसुईया उइके, क्या नाम है? अनसुईया उइके के अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया था। किसके अध्यक्षता में? अनसुईया उइके के अध्यक्षता में। क्लियर? तो याद रखेंगे, मणिपुर सरकार ने अनसुईया उइके के अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो याद रखिएगा, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। यानी तेलंगाना राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया। तो देखिए, प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। आपसे यह प्रश्न बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस राज्य ने प्राप्त किया? तो आपका जवाब क्या होगा? तेलंगाना ने। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार तेलंगाना को क्यों दिया गया? तो तेलंगाना राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए ये अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार तेलंगाना राज्य को दिया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा, 20 मई 2023 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। क्या नाम है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का? सिद्धारमैया। और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो शपथ ली है वो डीके शिव कुमार ने। किसने? डीके शिव कुमार ने। तो याद रखेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो याद रखेंगे, वो है केरल हाईकोर्ट। यानी केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है। क्लियर? केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय यानी जो ऑर्डर है उसको एक रीजनल लैंग्वेज में प्रकाशित करने वाला केरल हाईकोर्ट पहला राज्य हाईकोर्ट बना है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। तो याद रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी साहब एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं
और इन्हें 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर? तो यहां पर क्रम भी याद रखेंगे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रपति भवन में पहले मुगल गार्डन हुआ करता था, अब उसका नाम रख दिया है अमृत उद्यान। क्या नाम रख दिया है? अमृत उद्यान। तो याद रखिएगा, अब जब कभी भी आप राष्ट्रपति भवन घूमने जाएंगे तो वहां पर मुगल गार्डन नहीं, आपको अमृत उद्यान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य के अधिकार की जो गारंटी देने वाला पहला राज्य बना है वो कौन है? तो वो है राजस्थान। ठीक है, तो स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान के संदर्भ में एक बात और आपने पढ़ी थी कि जो राजस्थान के गिग श्रमिक हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए राजस्थान की ही विधानसभा ने एक अधिनियम पारित किया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, गिग श्रमिकों के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान राज्य में ही एक विधेयक पारित किया गया। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि स्वास्थ्य की गारंटी के लिए देने वाला भारत का जो पहला राज्य वो कौन है? राजस्थान। क्लियर है? तो दोनों बात, गिग श्रमिक के संदर्भ में और स्वास्थ्य के अधिकार गारंटी देने के संदर्भ में भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो याद रखिएगा, लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के तौर पर कोनराड संगमा ने शपथ ग्रहण किया है। यानी याद रखेंगे, लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है कोनराड संगमा ने। किसने? कोनराड संगमा, मेघालय। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गठित 53वां जिला कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में जो गठित 53वां जिला है उसका नाम क्या है? मऊगंज। क्या नाम है? मऊगंज। तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में गठित 53वां जिला है मऊगंज। क्या नाम है? मऊगंज। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को प्रस्तुत किया है? तो याद रखिएगा, पानी की कमी से निपटने के लिए केरल में पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया गया। कहां पर? केरल में। तो याद रखेंगे, जल बजट कहां पर प्रस्तुत किया गया? केरल में। जल बजट कहां पर? केरल में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। किसको? आम आदमी पार्टी को। अब देखिए, ये करंट का फैक्ट है कि आपने पढ़ा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को। लेकिन यहां से एक फैक्ट इसके ट्रेडिशनल पार्ट से भी बन सकता है। कुछ ऐसे भी पार्टी हैं जिनसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी छीना गया है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया भी गया है। तो आपको यह पूछा जा सकता है पॉलिटी के सेक्शन में कि किस बैकग्राउंड पर, किस आधार पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है और किस आधार पर किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो जब भी आप पॉलिटी को कवर करें तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो लोग ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को फॉलो करते चले आ रहे हैं, वो उसके जीएस के अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को कवर किया है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश में अब तक राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? यानी आम आदमी पार्टी को शामिल कर लिया गया, तो अब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या देश में 6 है। कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? 6। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया? तो याद रखिएगा, वो है डोंगरी भाषा। याद रखेंगे, केंद्र में कानून मंत्री जो हैं उनके द्वारा भारत के संविधान का पहला संस्करण डोंगरी भाषा में जारी किया गया। कब? 8 अप्रैल 2023 को। तो याद रखेंगे, देश के कानून मंत्री के द्वारा भारतीय संविधान का पहला संस्करण पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का पहला संस्करण डोंगरी भाषा में जारी किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह केंद्र शासित प्रदेश में है और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। तो याद रखेंगे, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमो पथ को राष्ट्र को समर्पित किया गया। किसको? नमो पथ को। अब अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि यह नमो पथ क्या है? तो याद रखिएगा, नमो पथ है सी फ्रंट, यानी तटीय सैरगाह। ठीक है, नमो पथ क्या है? सी फ्रंट है, यानी एक तटीय सैरगाह। क्लियर? अगर हम इस पूरी बात को एक लाइन में अगर आपके लिए समराइज कर दें तो आप ये कहेंगे कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को नमो पथ नामक सी फ्रंट यानी तटीय सैरगाह को समर्पित किया गया है। क्लियर? तो नमो पथ, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, और ये क्या है? सी फ्रंट। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए,
एक भी प्रश्न करंट का गलत नहीं करना आपको। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया। कब किया? 28 मई 2023 को। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया। 28 मई 2023। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ? किस भवन की बात हो रही है? नए संसद भवन की। यानी नए संसद भवन का जो निर्माण है किस परियोजना के तहत हुआ? तो आपका जवाब क्या होगा? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। याद रखेंगे, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो नया संसद भवन है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा, इस नए संसद भवन में लोकसभा के लिए जो कुल सीटों की संख्या है वो कितनी है? 888। यहां से प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। आगे थीम भी देखेंगे। तो याद रखिएगा, लोकसभा में जो कुल सीटों की संख्या है वो कितनी है नए संसद भवन में? 888। और राज्यसभा के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? 384। तो लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384 कुल सीटें हैं नए संसद भवन में। और यदि हम इन सीटों को जोड़ दें तो कुल सीटों की संख्या होती है 1272। कितना होता है? 1272। तो अगर मान लीजिए आप टोटल नहीं याद करना चाहते हैं तो आप लोकसभा और राज्यसभा का इंडिविजुअल याद कर लीजिए, तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है? तो लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि संसद में लोकसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया? यानी जो संसद में लोकसभा भवन है उसको किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो याद रखिएगा, लोकसभा भवन का जो विषय है जिस पर उसको डिजाइन किया गया वो है राष्ट्रीय पक्षी मयूर। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मयूर। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय पक्षी मयूर विषय पर लोकसभा भवन को डिजाइन किया गया। राष्ट्रीय पक्षी मयूर विषय पर लोकसभा भवन को डिजाइन किया गया। अगर हम वही बात कर लें राज्यसभा की, तो याद रखिएगा, राज्यसभा भवन जो है वो राष्ट्रीय फूल कमल के विषय पर डिजाइन किया गया। क्लियर है? यानी जो राष्ट्रीय फूल कमल है उस विषय पर राज्यसभा की भवन को डिजाइन किया गया। क्लियर? तो राज्यसभा भवन का विषय डिजाइन क्या है? राष्ट्रीय फूल कमल। और लोकसभा भवन के लिए जो विषय निर्धारित किया गया उसके डिजाइन के लिए वो है राष्ट्रीय पक्षी मयूर। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा, जो नए संसद भवन में जिस राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है उसको कहा गया है सेंगोल। क्या नाम है? सेंगोल। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? तो याद रखिएगा, उस प्राचीन साम्राज्य का नाम है चोल। तो याद रखेंगे, प्राचीन साम्राज्य चोल में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। तो हो सकता है यहां पर एंसेंट हिस्ट्री से यहां पर कोरिलेट किया जाए। तो याद रखेंगे, चोल प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। अगर पूछा जाए कि सेंगोल किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा, सेंगोल जो है ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। याद रखेंगे, सेंगोल जो है ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। अगला, और किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? चोल से। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो याद रखिएगा, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने भारतीय अपने राज्य के बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाया। ठीक है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने अपने राज्य के बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाया। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो सक्षम है, जो कि एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया गया। यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सक्षम किससे संबंधित है? तो आपका जवाब क्या होगा कि सक्षम एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और दूसरी बात कि यह सक्षम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। यहां पर तीसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, सक्षम का फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। सक्षम का फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। देखिए, अगर आपको सक्षम का फुल फॉर्म मालूम है तो आप बाकी सभी प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले सक्षम का नाम याद रखिए। जैसे ही आप सक्षम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, तुरंत आप इसके मंत्रालय को भी कोरिलेट कर पाएंगे कि ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। और आप ये भी बता पाएंगे कि सक्षम एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है?
तो याद रखिएगा देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा कर्नाटक राज्य ने की है। किसने? कर्नाटक राज्य ने। तो याद रखेंगे देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा कर्नाटक राज्य ने की है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। अब देखिए राज्य के आगे की बात पूछी जा रही है, तो याद रखिएगा मरीना का निर्माण उडुपी जिले में किया जाएगा। कहां पर? उडुपी। और ये उडुपी जिला कहां पर है? कर्नाटक में। तो अगर एक लाइन में समराइज करें तो कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में देश का पहला मरीना निर्माण करने की घोषणा की गई है। क्लियर? तो देश का पहला मरीना कहां पर निर्मित होगा? तो कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो याद रखिएगा अरावली पर्वत के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए जिस परियोजना का शुभारंभ किया गया उसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। क्या नाम है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अब देखिए ये जो परियोजना यहां पर दी गई है, यहां पर इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त नॉलेज है। मैंने जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको यह बताना है कि घटनासार में जो वन लाइनर पार्ट है उसको ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि जो टॉपिक किसी में वो विस्तार में दिया गया है, तो अगर आप दोनों का अध्ययन कर लेंगे तो आप हर एक टॉपिक पे एक अच्छी समझ विकसित कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग बात कर लें अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की, तो इसके बारे में वहां पर पूछा गया था कि ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है ये कितने राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला पर लागू होगी। तो यह आपने कहा था कि 4 राज्यों में। अब वो 4 राज्य कौन थे? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। और यह भी पूछा गया था कि इस श्रृंखला को शुरू करने के लिए ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है इसका शुभारंभ कब, किसने और कहां से किया था। तो याद रखिएगा ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है इसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था हरियाणा के टिकली गांव से। किस गांव से? हरियाणा के टिकली गांव से। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए बेसिकली है क्या, ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है इसके तहत ये जो 4 राज्य हैं इसमें जो अरावली की पहाड़ी की जो श्रृंखला है इसके 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र बनाने का ये प्रयास है। क्लियर? तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहां पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा वाराणसी में। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है। और ये जो वाराणसी में पैसेंजर रोपवे बनेगा ये वाराणसी कैंट से गोदौलिया के बीच चलेगा। क्लियर? तो याद रखेंगे वाराणसी कैंट से गोदौलिया तक के लिए उत्तर प्रदेश में पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा। तो याद रखिएगा भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का तीसरा देश होगा। क्लियर? जो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि पैसेंजर रोपवे जिसकी आधारशिला वाराणसी में रखी गई, तो इस प्रकार भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का तीसरा देश बनेगा। पहले कौन से और 2 देश हैं जिन्होंने सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल प्रारंभ किया? तो उसमें एक देश का नाम है बोलीविया और दूसरे का नाम है मैक्सिको। क्लियर? तो याद रखेंगे बोलीविया और मैक्सिको के बाद भारत वो तीसरा देश होगा जिसने सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे के इस्तेमाल का निर्णय लिया है। क्लियर? और कहां पर? वाराणसी में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहां किया गया। यहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का बात हो रहा है। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब क्या होगा? हुबली धारवाड़ में। याद रखेंगे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण हुबली धारवाड़ में किया गया। और किस जंक्शन पर? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिद्धारूढ़ा स्वामाजी हुबली जंक्शन। सिद्धारूढ़ा स्वामाजी हुबली जंक्शन। तो याद रखिएगा ये कोई भी नाम पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण हुबली में। और ये कहां पर? धारवाड़ में। हुबली धारवाड़ में। और इस जंक्शन का नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। क्लियर? अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो आपका जवाब होगा 1507 मीटर लंबा ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कितना लंबा है? 1507 मीटर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन सी है। तो याद रखिएगा नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो बनी है कोलकाता मेट्रो। याद रखिएगा। और कब है ये? अप्रैल 2023 में। तो याद रखिएगा अप्रैल 2023 में नदी के अंदर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है कोलकाता मेट्रो। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है। तो याद रखेंगे कोलकाता मेट्रो के लिए हुगली नदी के अंदर, किसके अंदर? हुगली नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है। तो याद रखिएगा भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम है रैपिड एक्स। क्या नाम है? रैपिड एक्स। और ये जो रैपिड एक्स है ये क्या है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली।
अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली है रैपिड एक्स, इसका संचालन किन शहरों के मध्य होगा? तो याद रखिएगा इसका संचालन दिल्ली से मेरठ के बीच होगा। क्लियर है? तो अगर एक लाइन में बताया जाए तो दिल्ली से मेरठ के बीच भारत की पहली हाई स्पीड क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली रैपिडेक्स का संचालन होगा। क्लियर है? ये पूरी बात ध्यान रखेंगे, दिल्ली से मेरठ के बीच। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पिराह कुनफर सुरंग, क्या नाम है सुरंग का? पिराह कुनफर सुरंग, इसका उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के रामबन में पिराह कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां ये ज्योग्राफी के पार्ट से पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के रामबन में पिराह कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया गया। पिराह कुनफर सुरंग कहां पर? जम्मू कश्मीर के रामबन में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबितू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा ये जो किबितू है गांव जहां से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? तो देखिए यहां पर केवल दो बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि जो किबितू है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसी किबितू के अरुणाचल प्रदेश में जो कि है, यहां से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खड़ ब्रिज है। क्या नाम है? अंजी खड़ ब्रिज। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, अंजी खड़ ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो रेल ब्रिज है किस रेल खंड का हिस्सा है? तो याद रखेंगे अंजी खड़ ब्रिज जो है ये एक रेल ब्रिज है, और जिस रेलखंड का हिस्सा है वो है ऊधमपुर बारामूला। क्या नाम है रेलखंड का? ऊधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर। क्लियर है? तो यहां पर एक लाइन में इस बात को ध्यान रखेंगे, ऊधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर रेलखंड का हिस्सा है अंजी खड़ ब्रिज जो कि एक रेल ब्रिज है। क्लियर है? और ये भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है अंजी खड़ ब्रिज। क्लियर है? तो भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खड़ ब्रिज है। अंजी खड़ ब्रिज ऊधमपुर बारामूला रेलखंड का हिस्सा है जो कि वाया श्रीनगर जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो अंजी खड़ रेल ब्रिज है इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है? 725 मीटर। कितनी है? 725 मीटर। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहां से शुरू की गई? तो याद रखिएगा 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरल से शुरू की गई। कहां से शुरू की गई? कोच्चि केरल से। तो याद रखेंगे 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरल से शुरू की गई। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? तो याद रखिएगा दादर नागर हवेली में एक जिला है जिसका नाम है सिलवासा। तो याद रखेंगे सिलवासा दादर नागर हवेली में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो याद रखेंगे नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन सिलवासा दादर एवं नागर हवेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 अप्रैल 2023 को किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक अर्थात SEEI 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखेंगे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक अर्थात SEEI 2021-22 को जारी किया गया। और ये जो SEEI 2021-22 रिपोर्ट है इसे 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। क्लियर है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखिएगा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक अर्थात SEEI 2021-22 जिसे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, इसे विकसित करने का काम किसका है? तो इसे विकसित किया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने, यानी BEE ने। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक अर्थात SEEI 2021-22 को जारी किया केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा और इसे विकसित किया था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अर्थात BEE के द्वारा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह किसके सहयोग से विकसित किया गया? देखिए अभी तो आपने ये देखा था कि जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है अर्थात SEEI 2021-22 इसे विकसित किया था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अर्थात BEE ने। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि इस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अर्थात BEE को किसने सहयोग किया था? तो याद रखिएगा इसे सहयोग किया था अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी अर्थात AEEE ने। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को किसने सपोर्ट किया था? अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी अर्थात AEEE ने इन्हें सहयोग किया था ऊर्जा दक्षता सूचकांक तैयार करने में। अगला देखिए,
अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य थे, यानी जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया इसमें फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य थे। तो याद रखेंगे फ्रंट रनर श्रेणी में जो राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। क्लियर। तो याद रखेंगे राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में फ्रंट रनर श्रेणी में जो राज्य है उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है। अगर हम बात करें अचीवर श्रेणी की तो याद रखिएगा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI में अचीवर श्रेणी में जो राज्य है उसमें असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब है। और यदि हम बात करें कंटेंडर श्रेणी में तो याद रखिएगा कंटेंडर श्रेणी में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है। क्लियर है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में, कंटेंडर श्रेणी में। और किस रिपोर्ट की बात की जा रही है, यहां पर रिपोर्ट है कौन सी, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक अर्थात SEEI की। तो याद रखेंगे राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक अर्थात SEEI में उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश कंटेंडर श्रेणी में है। क्लियर है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने के लिए जो राज्यों की कैटेगरी डिसाइड की गई उसमें न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य आया। तो याद रखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक रहा। कौन सा रहा, कर्नाटक। तो याद रखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक रहा। और यह रिपोर्ट कब आई, 4 अप्रैल 2023 को। अगले प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन रहा। तो याद रखिएगा इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की कैटेगरी में सबसे निचला स्थान किसका था, उत्तर प्रदेश का। यानी यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों की कैटेगरी में बड़े राज्यों में नंबर 1 पर कर्नाटक और बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर न्याय देने वाले राज्यों की कैटेगरी में सबसे निचले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। यानी रामलैंड थीम पार्क कहां पर, अयोध्या में। अगला पूछा जा रहा है कि किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है। तो याद रखेंगे इसे डिज्नीलैंड कहां पर है, यूएसए में। तो याद रखिएगा यूएसए के डिज्नीलैंड पार्क के तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में रामलैंड नामक एक थीम पार्क को विकसित करेगी। क्लियर है। तो यहां पर एक प्रश्न और जुड़ जाएगा, आपसे यह पूछा जा सकता है कि रामलैंड थीम पार्क जो कि अयोध्या में विकसित किया जाएगा किससे प्रेरित है या किसकी तर्ज पर। तो आपका जवाब क्या होगा, डिज्नीलैंड यूएसए के तर्ज पर। क्लियर है। ये पूरी बात आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ललितपुर में विकसित करने की घोषणा की गई है। ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहां पर, ललितपुर में विकसित करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब हुआ। तो याद रखेंगे भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण नवंबर 2023 में होगा। क्लियर। तो याद रखेंगे भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब होगा, नवंबर 2023 में। अब अगला प्रश्न ये स्वाभाविक प्रश्न है कि किस जगह पर भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है। तो आपका जवाब क्या होगा, मुंबई में। तो यहां पर दो बात केवल आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण हो रहा है इसका जो अनावरण किया जाएगा वो कब किया जाएगा, नवंबर 2023 में। बस ये दो बात आपको ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ था। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की जो मन की बात होती है इसकी जो 100वीं कड़ी का प्रसारण है वो 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। कब हुआ था, 30 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ये स्वाभाविक प्रश्न है कि जो प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम है इसका पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जो पहला एपिसोड प्रसारित हुआ था वो कब हुआ था, 3 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ था, 3 अक्टूबर 2014 को। देखिए आप इसको कैसे याद करेंगे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, उसके अगले दिन। और इनकी सरकार पहले कब बनी थी, सबसे पहले 2014 में। तो याद रखेंगे 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ और इसका जो 100वां एपिसोड आया था वो कब आया था, 30 अप्रैल 2023 को। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन किया गया। तो याद रखेंगे नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन किया गया।
और ये जो रायसीना डायलॉग 2023 है ये किस क्रम का है? 8वां। ठीक है, तो यहाँ पर दो बात, ये जो रायसीना डायलॉग 2023 है किस क्रम का है? 8वां। और दूसरी बात, ये जो 8वां रायसीना डायलॉग है इसका आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। और कब से कब तक? तो 2 से 4 मार्च 2023 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो 8वां रायसीना डायलॉग 2023 है इसका विषय क्या था? तो देखिए आपने ये देख लिया कि 8वां रायसीना डायलॉग 2023 दिल्ली में आयोजित हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका विषय क्या था 8वें रायसीना डायलॉग का। तो याद रखिएगा ये जो 8वां रायसीना डायलॉग था इसका विषय है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 8वें रायसीना डायलॉग का विषय क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। क्लियर है? याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो 8वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ 2023 में, इसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थे? तो याद रखिएगा इसमें जो मुख्य अतिथि थे ये कौन थे? जॉर्जिया मेलोनी। कौन थे? जॉर्जिया मेलोनी। और ये जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो याद रखिएगा जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखेंगे 8वें रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखना है। एक तो सीधा प्रश्न ये बन जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रही जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? इटली। और दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टिसिपेट किया था इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा 2016 से प्रतिवर्ष रायसीना डायलॉग आयोजित किया जा रहा है। और जो 2023 में रायसीना डायलॉग था ये किस क्रम का था? 8वां। और कब से प्रसारित हो रहा है? कब से आयोजित हो रहा है? 2016 से। और 2023 में 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वैभव फेलोशिप का प्रारंभ किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वैभव फेलोशिप का प्रारंभ किया गया। अब ये प्रश्न उठता है ये जो वैभव फेलोशिप है किसके लिए है? तो याद रखिएगा ये जो वैभव फेलोशिप है ये भारतीय प्रवासियों के लिए है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूं तो भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप प्रारंभ किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 28 फरवरी 2023 को। क्लियर है? यानी 28 फरवरी 2023 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप को प्रारंभ किया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो याद रखिएगा अक्टूबर 2024 तक, कब तक? अक्टूबर 2024 तक 1000 ऐसे शहर हैं जिनको 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। और किसके तहत? स्वच्छोत्सव 2023 के तहत। तो याद रखेंगे अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस अर्थात पीवीडी समागम का आयोजन कहां किया गया? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। और कब से कब तक किया गया? तो 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच। तो देखिए इस प्रश्न में आपको दो बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया ये किस क्रम का था? तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया या इसका आयोजन किया गया वो कहां किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। क्लियर? और अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मनाया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा इसमें मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो याद रखेंगे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। क्लियर? अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पीवीडी 2023 का विषय क्या था? अब देखिए अगर आपने यहां ध्यान से नहीं देखा कि प्रवासी भारतीय दिवस को ही शॉर्ट फॉर्म में पीवीडी कहा जाता है तो यहां लगेगा कि ये पीवीडी 2023 क्या पूछ लिया। तो याद रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस को ही कहते हैं पीवीडी। और पीवीडी 2023 का विषय क्या था? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखेंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस अर्थात पीवीडी 2023 का विषय है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने 2030 तक सभी सरकारी विद्यालयों में 100%, सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन के उपयोग का लक्ष्य रखा है? याद रखिएगा उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक
सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार का जब भी कोई इनिशिएटिव किसी प्रदेश के द्वारा लिया जाता है, तो देखिए ये वो काल है जब इलेक्ट्रिक वाहन वाहन से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो भी उसका उद्योग है, वो निश्चित तौर पर उसका एक बूम आएगा। क्लियर? क्योंकि वहां पर सरकार का ये इनिशिएटिव है कि 2030 तक हमारा टारगेट है कि सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश भारत का वो पहला राज्य होगा जो अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करेगा। क्लियर? तो याद रखेंगे, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका जवाब होगा हरियाणा। क्लियर? तो याद रखेंगे, भारत में हरियाणा वो पहला राज्य हो गया है जिसने अपने यहाँ रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकृत कर दिया है। किसने? हरियाणा ने। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, इस जो पहल है इसका संबंध किसे? गुजरात से। किसे? गुजरात से। तो यहां पर देखिए, दो बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो स्वागत पहल है ये किस राज्य से संबंधित है? तो आप कह देंगे गुजरात से। दूसरी बात, ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा स्वागत पहल को संबोधित किया गया जिस वर्षगांठ को, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है, ये किस क्रम की वर्षगांठ थी? तो याद रखेंगे 2023 में ये 20वां वर्षगांठ था स्वागत पहल का। क्लियर है? तो याद रखेंगे, स्वागत पहल जो कि 2023 में इसकी वर्षगांठ मनाई गई वो 20वीं वर्षगांठ थी और इसको संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो स्वागत पहल है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। अब ये मन में प्रश्न उठ रहा होगा आपके कि स्वागत है क्या, इसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, स्वागत का अर्थ होता है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है स्वागत का फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा, स्वागत का संबंध है गुजरात से और 2023 में इसका 20वां वर्षगांठ बनाया गया जिसको संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और स्वागत का फुल फॉर्म है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहां रखी गई? तो याद रखिएगा, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला केरल के तिरुवनंतपुरम में रखी गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला केरल के तिरुवनंतपुरम में रखी गई। क्लियर है? और याद रखिएगा, केरल वो राज्य है जिसने अपने इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ किया है। क्लियर है? ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य के द्वारा अपना इंटरनेट प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, वो है केरल राज्य। और केरल राज्य में ही भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई। और केरल के कहां पर? तो याद रखिएगा, केरल में तिरुवनंतपुरम में। क्लियर है? अगला देखिए, इस प्रकार यहां पर जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न थे वो यहां कंप्लीट हो गए। अब जो अगला है वो है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में। तो याद रखेंगे, प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात राज्य के गांधीनगर में किया गया। कब से कब तक? तो 17 से 18 अगस्त 2023 के बीच। क्लियर है? याद रखेंगे, प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 17-18 अगस्त 2023 को गुजरात के गांधीनगर में हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? देखिए, जब आप घटनासार में पढ़ रहे थे तो उसमें पूछा था कि फलों और सब्जियों को परचेज करने के लिए जो प्लास्टिक के बैग हैं उस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो आपने कहा था न्यूजीलैंड। अब यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा दूसरी तरह से पूछा गया। पूछा जा रहा है कि सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो आपका जवाब होगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा, सतत विकास रिपोर्ट 2023 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई। क्लियर है? अब आइए जरा इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखते हैं। ये जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई, इस एसडीजी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? यानी जो एसडीजी रैंकिंग है इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 112वां स्थान है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, सतत विकास रिपोर्ट 2023 की एसडीजी रैंकिंग में भारत का 112वां स्थान है। अगर हम भारत के स्कोर की बात कर लें तो भारत का स्कोर है 63.4। कितना है? 63.4। लेकिन यहां पर आप रैंक जरूर याद रखेंगे, 112वीं रैंक है सतत विकास रिपोर्ट 2023 की एसडीजी रैंकिंग में भारत की। कौन सी रैंकिंग है? 112। कौन सी है? 112।
अगर मैं आपसे यह प्रश्न पूछ लूं कि जो सतत विकास रिपोर्ट 2023 की एसडीजी रैंकिंग है, इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है, तो आपका जवाब होगा फिनलैंड इसमें शीर्ष पर है। और फिनलैंड का स्कोर कितना है? 86.8%। क्लियर है? फिनलैंड नंबर 1 पर है और भारत की पोजीशन 112वीं। अगर यहां पर एक प्रश्न और उठ जाए कि जो सतत विकास रिपोर्ट 2023 का एसडीजी रैंकिंग है, इसमें अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, तो याद रखिएगा सतत विकास रिपोर्ट 2023 की एसडीजी रैंकिंग में अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की रैंकिंग क्या है? 166वीं। ठीक है, दक्षिणी सूडान की रैंकिंग क्या है? 166वीं। और दक्षिणी सूडान का जो स्कोर है वो है 38.7। देखिए यहां जो स्कोर दिया गया है, अगर आप बहुत डेटा याद करने में सक्षम नहीं रहते हैं, आपको लगता है मैं बहुत डेटा याद नहीं रख सकता हूं या रख सकती हूं, तो वहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, स्कोर केवल भारत का याद रख लीजिए 63.4। और अगर आप स्कोर याद रख सकते हैं तो आप तीनों का ही याद रख लें, लेकिन रैंक तीनों की याद होनी चाहिए कि अगर शीर्ष देश पूछा जाए सतत विकास रिपोर्ट की एसडीजी रैंकिंग में तो सीधा जवाब होगा फिनलैंड। भारत का स्कोर पूछा जाए तो 112वीं। और अगर अंतिम स्थान पर कौन सा देश है तो आपका जवाब होगा दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया, तो याद रखिएगा वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। याद रखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी किया गया, इस वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में कितने स्वतंत्र देश व क्षेत्र शामिल हैं, तो याद रखिएगा इसमें 163 स्वतंत्र देश और क्षेत्र शामिल हैं। क्लियर है? और अगर आप कितने हैं? 163। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। और इसकी रैंकिंग कौन सी है? पहली। मेरे अनुसार अगर कोई व्यक्ति फॉरेन घूमने जाना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो आइसलैंड का जरूर टूर करे। ये मेरी भी एक इच्छा है कि आइसलैंड का अगर टूर करने को मिल जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है और शांतिपूर्ण कंट्रीज में अगर रैंकिंग देखेंगे तो नंबर 1 पर है आइसलैंड। क्लियर? अगला पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे कम शांतिपूर्ण देश है अफगानिस्तान और इसकी रैंकिंग कितनी है? 163वीं। तो याद रखेंगे सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? अफगानिस्तान। और इसकी रैंकिंग कौन सी है? 163वीं। तो ये स्वाभाविक प्रश्न है, पूछा जाएगा कि भाई शांतिपूर्ण देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा भारत की रैंकिंग है 126वीं। कौन सी है? 126वीं। याद रखेंगे विश्व के शांतिपूर्ण देशों की अगर सूची में देखें तो आइसलैंड नंबर 1 पर है, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है, यानी सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। अफगानिस्तान की रैंकिंग है 163वीं और भारत की रैंकिंग है 126वीं। कौन सी है? 126वीं। याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने 23वें संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो याद रखिएगा 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जो कि 4 जुलाई 2023 को हुआ, इसकी मेजबानी की थी भारत ने। क्लियर? तो देखिए यहां पर दो बात याद रखेंगे कि जो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ 2023 में, ये किस क्रम का था, तो ये 23वां था। और दूसरी बात, इस 23वें संघाई शिखर सम्मेलन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो आपका जवाब होगा भारत ने। और याद रखिएगा भारत की तरफ से इस एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और याद रखिएगा ये जो 23वां संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की जो शिखर बैठक हुई, ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। क्लियर? अगला देखिए अगला जो यहां महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो 23वां संघाई शिखर सम्मेलन 2023 भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ, इसका विषय क्या था, तो याद रखिएगा इसका विषय था टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। क्या था? टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। क्लियर? यानी सिक्योर एससीओ यानी सुरक्षित एससीओ की ओर अग्रसर होना। क्लियर? यानी सुरक्षित एससीओ की ओर बढ़ना। क्लियर? ये थीम किसकी थी? 23वें संघाई शिखर सम्मेलन 2023 की, यानी एससीओ 2023 की थीम थी टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है, तो याद रखेंगे उसका नाम है ईरान। क्लियर है? देखिए ये जो संघाई शिखर सम्मेलन 2023 था जिसकी मेजबानी भारत ने की, इसी संघाई शिखर सम्मेलन 2023 में आधिकारिक तौर पर ईरान संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है। क्लियर? कौन सा सदस्य देश? 9वां सदस्य देश बना है। क्लियर? अब तक संघाई सहयोग संगठन में सदस्य देशों की संख्या 8 थी, अब 9वें सदस्य देश के तौर पर ईरान इसमें ऐड हो गया है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे, तो आपका जवाब होगा फ्रांस की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के बीच फ्रांस की यात्रा पर थे।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा, जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस होता है, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के बीच फ्रांस में शामिल हुए थे। क्लियर। तो यानी फ्रांस में जो उसका राष्ट्रीय दिवस का कार्यक्रम था, उसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। अब एक प्रश्न और बनता है कि यहां पर जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को बेस्टिल डे के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अगर एक लाइन में समराइज कर दें तो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कब से कब तक? 13 से 14 जुलाई 2023 के बीच। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो बेस्टिल डे परेड हुई थी, इसमें भारत की तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट भी किया था। क्लियर। ये बात भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां खोला गया। तो याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली का जो पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला गया है, वो कहां पर? यूएई के अबू धाबी में। कहां पर? यूएई के अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला गया। कहां पर? यूएई के अबू धाबी में। क्लियर। और किसका अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला गया है? तो आपका जवाब होगा आईआईटी दिल्ली का। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता यानी सीपीटीपीपी में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला यूरोपीय देश का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, उस यूरोपीय देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला यूरोपीय देश है। कौन? यूनाइटेड किंगडम। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि हेनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो याद रखिएगा, हेनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में जो शीर्ष पर है वो है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। यहां पर देखिए, दो बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 है, ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो हेनले द्वारा। और इसमें शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हेनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा, भारत का 85वां स्थान है। कौन सा है? भारत का 85वां स्थान है। तो याद रखेंगे, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का 85वां स्थान है और पहले नंबर पर सिंगापुर है। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू को जून 2023 में सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहां के? सूरीनाम के। तो याद रखेंगे, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से जून 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहां पर 3 प्रकार के प्रश्न आपको ध्यान में रखने होंगे। ये जो सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। क्या नाम है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। क्लियर। किसका सर्वोच्च नागरिक ये नाम है पुरस्कार का? सूरीनाम का। और ये किसको दिया गया? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का नाम है विपरजॉय। क्या नाम है? विपरजॉय। और ये कब बना? जून 2023 में। क्लियर है। तो याद रखिएगा, ये जो 2023 वर्ष है, इसमें अरब सागर में बनने वाला पहला चक्रवात था विपरजॉय। और कब बना था? जून 2023 में। देखिए, ये जो चक्रवात है, इनके नामकरण को लेकर प्रश्न उठता है। यहां पर यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विपरजॉय चक्रवात जो कि अरब सागर में उठा, इसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश ने इस चक्रवात का नाम विपरजॉय रखा था। क्लियर है। तो याद रखेंगे, विपरजॉय चक्रवात अरब सागर में, और इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि द इंपैक्ट रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया। तो याद रखिएगा, द इंपैक्ट रैंकिंग 2023 टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया। और ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा, ये 5वां संस्करण था। यानी द इंपैक्ट रैंकिंग 2023 जो है, ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया। और ये 2023 का जो संस्करण था, ये 5वां संस्करण था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय था। किसकी समग्र रैंकिंग में? द इंपैक्ट रैंकिंग 2023। यानी जो टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग आई 2023 की, जो कि 5वां संस्करण था इसका, उसमें समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर कौन था? तो याद रखिएगा, समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर था वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी द इंपैक्ट रैंकिंग 2023, जो कि 5वां संस्करण था, इसमें शीर्ष विश्वविद्यालय था वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा। अगर हम बात करें इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय था, तो याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम का
मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इस टाइम्स हायर एजुकेशन में जो रैंकिंग इसकी है उसमें दूसरे स्थान पर था। कौन था? यूनाइटेड किंगडम का मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। और अगर हम बात कर लें कि इस सूची में भारत का विश्वविद्यालय कौन सा शीर्ष पर था, तो अगर हम भारत के विश्वविद्यालयों में देखें कि शीर्ष पर कौन था, तो वो था तमिलनाडु राज्य का कोयंबटूर में स्थित अमृता विश्व विद्यापीठम। क्या नाम है? अमृता विश्व विद्यापीठम। तो यहां पर आपने तीन बातें देखी कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने द इंपैक्ट रैंकिंग 2023 जारी की, जो कि संस्करण के तौर पर 5वां था। इसमें समग्र रैंकिंग में जो नंबर 1 पर विश्वविद्यालय था वो था वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम का मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, और इस सूची में भारत की जो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर थी भारतीय रैंकिंग में, वो थी तमिलनाडु राज्य की कोयंबटूर में स्थित अमृता विश्व विद्यापीठम। अमृता विश्व विद्यापीठम। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इसे समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला, यानी जो भारत का विश्वविद्यालय भारतीय कैटेगरी में नंबर 1 पर था, अमृता विश्व विद्यापीठम, जो कि कोयंबटूर तमिलनाडु में है, अगर हम ओवरऑल रैंकिंग में इसका स्थान देखें तो ओवरऑल रैंकिंग में इसका स्थान 52वां था। कौन सा स्थान था? 52वां, यानी 52 रैंक थी। क्लियर? 52 रैंक। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों को का चुनाव किया गया है? यानी आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें गैर स्थायी सदस्य यानी जो अस्थायी सदस्य हैं, उसमें कितने का चुनाव 6 जून 2023 को हुआ? तो याद रखिएगा, इसमें 5 देशों का चुनाव अस्थायी सदस्य के तौर पर किया गया। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो इसमें अल्जीरिया है, गुयाना है, दक्षिण कोरिया है, सियरा लियोन है और स्लोवेनिया है। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, इसमें 5 कंट्रीज को यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर 6 जून 2023 को शामिल किया गया। इसमें अल्जीरिया है, गुयाना है, दक्षिण कोरिया है, सियरा लियोन है और स्लोवेनिया है। क्लियर? याद रखेंगे इन 5 नामों को। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो 5 देश हैं, ये किन देशों का स्थान लेंगे? तो याद रखिएगा, ये जो 5 देश जिनका स्थान लेंगे उसमें अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रश्न हो जाएगा। बेसिकली अगर आपको कम से कम याद रखना हो तो ये 5 देश जिनको इस बार 6 जून 2023 में यूएनएससी की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, उनका नाम आप कम से कम जरूर याद रखेंगे। अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। और अगर आप ये भी याद रख सकें कि किन के स्थान पर इनको लाया गया है, तो वह है अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको इन 5 नाम को याद है तो आप इनको आपस में कोरिलेट कर ले जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन में नाम लिखे रहेंगे ये इन्हीं से संबंधित रहेगा, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो याद रखिएगा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किन देशों ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा कि अटलांटिक घोषणा पर जो हस्ताक्षर किए वो यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो याद रखिएगा, अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया 8 जून 2023 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूएसए यानी अमेरिका के प्रधानमंत्री जो बाइडेन। किस पर? अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर कब हुआ? 8 जून 2023 को। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तो याद रखिएगा, मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। देखिए, ये रैंकिंग कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी होती है, यानी कई इंस्टीट्यूशन अलग अलग ये रैंकिंग जारी करती हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर हांगकांग है। ये रिपोर्ट किसकी है? मर्सर की रिपोर्ट है। क्लियर है? और अगर हम बात कर लें इस रैंकिंग में सबसे सस्ते 2 शहर, तो याद रखिएगा, मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व के जो 2 सबसे सस्ते शहर हैं उसमें इस्लामाबाद है और कराची है। इस्लामाबाद की रैंकिंग 227 है और कराची की रैंकिंग 226 है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर है हांगकांग और सबसे सस्ता 2 शहर जो है वो पाकिस्तान के शहर हैं। एक है इस्लामाबाद, रैंकिंग है 227, और दूसरा है कराची जिसकी रैंकिंग है 226। आइए अब हम लोग बात करते हैं भारत के संदर्भ में। ये जो मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 है, इसमें भारत का सबसे महंगा शहर किसे बताया गया? तो याद रखिएगा, भारत का जो सबसे महंगा शहर है वो है मुंबई। और अगर हम इस कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में मुंबई की ओवरऑल रैंकिंग में अगर स्थान देखें तो मुंबई का स्थान है 147वां। क्लियर है? लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में सबसे महंगे शहर की बात करें इस रैंकिंग में तो वो कौन है? मुंबई है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023 से 2027 पर किसने हस्ताक्षर किए? तो याद रखिएगा, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के बीच। ठीक है, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा पर, यानी जो कि 2023 से 27 की है, इस पर नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के बीच हस्ताक्षर हुए। ये ड्यूरेशन भी याद रखेंगे, 2023 से 2027 के बीच ये एक सहयोग रूपरेखा बनी है भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग के बीच, जिस पर नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने हस्ताक्षर किए। कब? 16 जून 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। याद रखेंगे, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में कितने देश शामिल थे? तो याद रखेंगे, इस सूचकांक में 146 देश शामिल है। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 है, इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखेंगे, आइसलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर है। क्लियर? अभी आपने आइसलैंड को एक और रैंकिंग में देखा था, वो क्या था? जो शांतिप्रिय देश थे उसमें सबसे शांत देशों में आइसलैंड शामिल था। यहां पर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भी शीर्ष स्थान पर आइसलैंड शामिल है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें इसमें सबसे अंतिम स्थान, तो याद रखिएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान 127वां है। याद रखिएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, जिसमें शीर्ष पर आइसलैंड है, सबसे निचला स्थान 146वां अफगानिस्तान का है, उसमें भारत की रैंकिंग 127वीं है। कौन सी है? 127वीं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के द्वारा समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई? तो याद रखिएगा, उस संधि का नाम है उच्च समुद्री संधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाई सी ट्रीटी। तो याद रखेंगे, ये जो हाई सी ट्रीटी है यानी उच्च समुद्री संधि है, ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच अपनाई गई पहली संधि है। और इस उच्च समुद्री संधि का उद्देश्य क्या है? तो गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि इस संधि को कब अपनाया गया, यानी ये जो उच्च समुद्री संधि थी इसको कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा, एक आयोजन हुआ था जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। क्या नाम है उसका? इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहां हुआ था, यानी जो अभी ये चर्चा हो रही है कि ये संधि अपनाई गई, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, इसका आयोजन कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन यूएसए में न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में, यानी यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका में इस का आयोजन हुआ, जिसमें उच्च संधि अपनाई गई। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, स्टार्टअप है जीनोम। क्या नाम है? स्टार्टअप जीनोम। इसी के द्वारा द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी की गई। तो याद रखेंगे, जून 2023 में स्टार्टअप जीनोम के द्वारा द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी की। किसके द्वारा? स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? यानी जो द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आया स्टार्टअप जीनोम के द्वारा, इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन वैली इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी और लंदन संयुक्त रूप से है। और रैंकिंग में शीर्ष 20 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन है? तो उसका नाम है बेंगलुरु। क्लियर? कौन सा भारत का शहर है? टॉप 20 में बेंगलुरु, और बेंगलुरु का स्थान कौन सा है? 20वां। क्लियर है? तो देखिए, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी, मैं इसको एक लाइन में समराइज कर रहा हूं। याद रखिएगा, एक स्टार्टअप जीनोम है, उसने एक रिपोर्ट दी, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, और इसमें एक रैंकिंग थी जिसमें पहले स्थान पर सिलिकॉन वैली थी, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी और लंदन संयुक्त रूप से थे, और जो टॉप 20 शहर है उसमें 20वें स्थान पर भारत का एकमात्र शहर है बेंगलुरु। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2023 में पेटेरी ऑर्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? पेटेरी ऑर्पो को किस देश का प्रधानमंत्री? तो आपका जवाब होगा फिनलैंड का। तो याद रखेंगे, जून 2023 में पेटेरी ऑर्पो को फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। किसको? पेटेरी ऑर्पो को। पेटेरी ऑर्पो को फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया?
तो याद रखिएगा उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो देखिए यहां पर दो प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है किस देश का है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिस्र का। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल किसे दिया गया? तो याद रखिएगा 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया ऑर्डर ऑफ नाइल। और कहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? मिस्र का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा जून 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU के द्वारा जारी किया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 है इसमें कितने देश शामिल हैं? तो याद रखिएगा इसमें 173 देश शामिल हैं। किसमें? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में 173 देश। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा इसमें पहले स्थान पर ऑस्ट्रिया का वियना है। कौन है? ऑस्ट्रिया का वियना। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में अंतिम स्थान पर कौन सा शहर है? तो आपका जवाब होगा सीरिया का दमिश्क। कौन है? सीरिया का दमिश्क। और पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रिया का वियना। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं भारत के संदर्भ में भी। अगर हम बात करें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की, तो इसमें शामिल भारतीय शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए इस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दिल्ली शामिल है और मुंबई है, और इन दोनों को 141वां रैंक है। यानी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दिल्ली और मुंबई को 141वां है। इसमें चेन्नई भी शामिल है, इसकी रैंकिंग 144वीं है। इसमें अहमदाबाद है, इसकी रैंकिंग 147वीं है। और बेंगलुरु की रैंकिंग इसमें 148वीं। तो याद रखेंगे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग 141, इसके अलावा इसमें चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु शामिल है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम हायर एजुकेशन एशिया विश्व रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन है? देखिए यहां पर टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग की बात हो रही है। क्लियर है? और इसमें नंबर 1 पर कौन है? चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय। ठीक है, चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर है। क्या नाम है विश्वविद्यालय का? सिंघुआ विश्वविद्यालय, चीन। अब देखिए अगर हम बात कर लें भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान है, तो याद रखिएगा टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में जिस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है उसका नाम है IISc बेंगलुरु। क्लियर है? तो IISc बेंगलुरु को भारतीय संस्थानों में सर्वोच्च स्थान मिला है। किस रैंकिंग की में? तो टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में। अगर हम बात कर लें कि इसकी ओवरऑल रैंकिंग कौन सी है, तो याद रखिएगा IISc बेंगलुरु की ओवरऑल रैंकिंग है 48वीं। कौन सी रैंकिंग है? 48वीं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में किसके द्वारा इसे जारी किया गया? तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट अर्थात IMD के द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 को जारी किया गया। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 जारी की गई। अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 है इसमें कितने देश शामिल हैं? तो याद रखिएगा इसमें 64 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न यह है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखिएगा डेनमार्क है। यानी डेनमार्क विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर है। अगर हम बात करें कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा दूसरे स्थान पर आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। यानी अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज कर दूं तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में टोटल 64 देशों में पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, ये क्रमशः 3 स्थान हैं। अगर हम बात करें विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक की, तो भारत का रैंक 40वां है। कौन सा रैंक है? 40वां। तो याद रखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? 40वां। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 देशों में भारत का जो संस्थान है वो है IIT बॉम्बे, और इसको स्थान कौन सा मिला है? 149वां। यानी शीर्ष 150 में केवल एक भारतीय संस्थान है। किसमें? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, और वो है IIT बॉम्बे। और IIT बॉम्बे का स्थान कौन सा है? 149वां। क्लियर है? याद रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस रैंकिंग में
शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? किस रैंकिंग की बात हो रही है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो याद रखिएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो संस्थान शीर्ष पर है उसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, जो कि कहां पर है? अमेरिका में। तो याद रखेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में अमेरिका का इंस्टीट्यूट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT अमेरिका शीर्ष पर है और इसमें भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे 149वें स्थान पर है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 से 21 मई 2023 के बीच कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे 2023 में G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हुआ। कहां पर? जापान के हिरोशिमा में। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि जो 2023 में G7 शिखर सम्मेलन हुआ ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा ये 49वां संस्करण था। कौन सा? 49वां संस्करण। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई? तो याद रखिएगा मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई। कब की गई? मई 2023 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया? तो याद रखिएगा भारतीय प्रधानमंत्री ने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन यानी FIPIC थर्ड में पार्टिसिपेट किया। कहां पर? पापुआ न्यू गिनी में। क्लियर है? किसमें? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन यानी FIPIC थर्ड में पापुआ न्यू गिनी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया और इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि क्वाड QUAD नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो याद रखिएगा क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा मई 2023 में की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिडनी स्थित हैरिस पार्क का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो याद रखिएगा सिडनी में एक हैरिस पार्क था जिसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया। तो आपसे यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लिटिल इंडिया पार्क कहां पर नाम रखा गया? तो आपका जवाब होगा सिडनी। और सिडनी के किस पार्क का नाम लिटिल इंडिया? तो हैरिस पार्क का। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन 4 मई 2023 को किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा मेघालय के दावकी में। कहां पर? मेघालय के दावकी में। तो याद रखेंगे मेघालय के दावकी में भारत और बांग्लादेश के बीच 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। कहां पर? मेघालय के दावकी में। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्योहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो याद रखिएगा उस अमेरिकी राज्य का नाम है पेंसिल्वेनिया। क्या नाम है? पेंसिल्वेनिया। तो याद रखिएगा पेंसिल्वेनिया ये एक अमेरिकी राज्य है जिसने दिवाली त्योहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। यानी पेंसिल्वेनिया ने, जो कि अमेरिकी राज्य है, दिवाली त्योहार को राजकीय अवकाश दी है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि IIT मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित किया है? तो देखिए अभी आपने IIT दिल्ली के बारे में पढ़ा था जिसने अपना अंतरराष्ट्रीय जो परिसर खोला वो UAE में, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि IIT मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां खोला? तो याद रखेंगे तंजानिया के जांजीबार में। कहां पर? तंजानिया के जांजीबार में। तो याद रखिएगा IIT मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर तंजानिया के जांजीबार में खोला। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो याद रखिएगा वो ऑपरेशन था ऑपरेशन कावेरी। यानी ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। और यह ऑपरेशन कावेरी कब चलाया गया था? 24 अप्रैल 2023 को। तो याद रखेंगे ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 24 अप्रैल 2023 को चलाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई? तो याद रखिएगा नेपाल में। नेपाल में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए किसको मंजूरी मिली है? भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना किस देश से संबंधित है? तो आपका जवाब क्या होगा? नेपाल से। और दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि नेपाल के लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण की मंजूरी किसको मिली? तो भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये कितने मेगावाट की परियोजना है? तो याद रखिएगा नेपाल की ये जो लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना है ये 669 मेगावाट की परियोजना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन दो देशों ने घोषणा की है कि वे 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? तो
तो याद रखिएगा वो दो देश हैं कतर और बहरीन। यानी कतर और बहरीन वो दो देश हैं जिन्होंने इस बात की घोषणा की है कि वे 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे। कौन? कतर और बहरीन। कतर और बहरीन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ईरान ने 2016 के बाद पहली बार किस देश में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई। यानी 2016 के बाद पहली बार यूएई में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है। किसने? ईरान ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नौ नियुक्त राजदूत का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ईरान के इस राजदूत का नाम है रेजा अमीरी। क्लियर है? यानी ईरान ने 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला राजदूत रेजा अमीरी को नियुक्त किया है। किसको? रेजा अमीरी को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया है? तो याद रखिएगा भूटान नरेश का नाम है जेंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्या नाम है? जेंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। यानी ये जो जेंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक है ये भूटान के नरेश हैं और वो भारत में 3 दिवसीय यात्रा पर थे 3 से 5 अप्रैल 2023 के बीच। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? तो याद रखिएगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। क्रम भी याद रखेंगे, 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। कब? 4 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 20 से 21 मार्च 2023 के बीच किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किस्दा 2 दिवसीय भारत दौरे पर थे? तो याद रखिएगा ये जो प्रधानमंत्री फूमियो किस्दा हैं ये जापान के प्रधानमंत्री हैं और 20-21 मार्च 2023 को 2 दिवसीय भारत दौरे पर ये थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे सबसे पहली बात तो यह है कि मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किन 2 देशों के बीच में? तो आपका जवाब होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा संयुक्त रूप से इस मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। तो प्रमुख रूप से आपको याद रखना है कि मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो मैत्री पाइपलाइन है इसकी क्षमता कितनी है? तो याद रखिएगा 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मंजूरी मिल गई? तो याद रखिएगा इसको मंजूरी किससे मिली है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से। और जो सीधा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि डिकिन विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है। किसको? डिकिन विश्वविद्यालय को। और एक बात और याद रखिएगा, यह भी पूछ सकता है कि डिकिन विश्वविद्यालय को कहां पर अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो आपका जवाब होगा गिफ्ट सिटी गुजरात में। कहां पर? गिफ्ट सिटी गुजरात में। और एक और प्रश्न यह है कि डिकिन विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो अगर एक लाइन में इसको मैं समराइज कर दूं तो ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने की मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा मिली है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया है? तो याद रखेंगे अरब लीग के सदस्यों ने इस समूह में पुनः सीरिया को शामिल कर लिया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे अरब लीग के सदस्यों ने सीरिया को पुनः इस समूह में शामिल कर लिया है। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीरिया की सदस्यता इस समूह से कब निलंबित की गई थी? तो याद रखेंगे 2011 में। यानी 2011 में सीरिया की सदस्यता इस अरब लीग के सदस्य से हटी थी, अब इसको पुनः शामिल कर लिया गया है। अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि अरब लीग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा अरब लीग के सदस्यों की संख्या 22 है। कितनी है? 22। और पुनः अरब लीग के सदस्यता किसको दी गई? सीरिया को। यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और अरब लीग में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 22। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? तो याद रखिएगा फिनलैंड में। यानी फिनलैंड में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया। कहां पर? फिनलैंड में। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका नाम है ओल्की लुओटो। क्या नाम है? ओल्की लुओटो 3। ठीक है, ओल्की लुओटो 3। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओल्की लुओटो 3 का संबंध कहां से है? तो फिनलैंड से है। और ओल्की लुओटो 3 ये उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर है। और किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? फिनलैंड। तो आप सीधे ओल्की लुओटो 3 को फिनलैंड से कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि यह कितने मेगावाट की क्षमता का परमाणु रिएक्टर है? तो याद रखेंगे ओल्की लुओटो 3 जो कि फिनलैंड में स्टैब्लिश किया जा रहा है और यूरोप में
सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर है, इसकी क्षमता है 1600 मेगावाट। कितनी है? 1600 मेगावाट। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश है सीरिया। कौन है? सीरिया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश में संविधान में सुधार करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया? देखिए, यह भी प्रश्न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। मैं टेस्ट पेपर देख रहा था तो इसमें यह प्रश्न किसी में था, एग्जैक्ट मुझे उस पेपर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह प्रश्न पूछा गया था। याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान में संविधान में सुधार करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया। कहां पर? उज्बेकिस्तान में। तो याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान में संविधान में सुधार के लिए जनमत संग्रह कराया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए भारत के किस संस्थान को आमंत्रित किया गया? तो याद रखिएगा, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो इसमें एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर आमंत्रित किया गया। कहां पर? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान में इस संविधान में सुधार करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस चक्रवात का नाम है चक्रवात इल्सा। क्या नाम है? चक्रवात इल्सा। तो याद रखेंगे, चक्रवात इल्सा जो है ये 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया था। और ये चक्रवात इल्सा कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया, चक्रवात इल्सा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ, इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो याद रखिएगा, भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ और इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। कब से होगा? 1 जनवरी 2024 से। और भारत का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो याद रखिएगा, 4 वर्षों का। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है? तो याद रखिएगा, वो है अमेरिका। यानी अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी। किसने? अमेरिका। और आप सभी को यह पता है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो आपका जवाब होगा भारत और चीन के बीच। और आपको पता है कि चीन इस मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण के तौर पर स्वीकार नहीं करता है, लेकिन इसे एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के तौर पर मान्यता दी है। किसने? अमेरिका ने। यह बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस देश में अवस्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो याद रखिएगा, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहां पर? इंडोनेशिया में अवस्थित है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहां पर है? इंडोनेशिया में। याद रखिएगा, और उसमें हाल ही में मार्च 2023 में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ मार्च 2023 में, और ये जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, 10 वर्ष का कारावास जिस नोबेल पुरस्कार विजेता को प्रदान किया गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है एलएस वियलास्की। क्या नाम है? एलएस वियलास्की। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो किस देश के निवासी हैं? तो याद रखिएगा, बेलारूस के। तो याद रखेंगे, बेलारूस के निवासी एलएस वियलास्की जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनको 10 वर्ष की कारावास की सजा हुई है। कहां के हैं एलएस वियलास्की? बेलारूस के। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर? और इन्हें यह पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? याद रखिएगा, 2022 में। अब देखिए, इस पूरे तथ्य को अगर एक लाइन में अगर समराइज कर दें तो 2022 के शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले बेलारूस के एलएस वियलास्की को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया। क्लियर? यही बात आपको केवल ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश नया सदस्य बना है? तो याद रखिएगा, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है मिस्र। ठीक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? मिस्र, जिसको आप इजिप्ट कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की? यह भी प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न शायद यूपी SSSC के एग्जाम में पूछा गया था। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की गई है। क्लियर? तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है। कहां के? ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो याद रखिएगा, जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। किसने? भारत ने। तो याद रखेंगे, जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है क्रोएशिया। तो सीधी बात आपको यह याद रखनी है कि 2023 में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश है क्रोएशिया। कौन है? क्रोएशिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO द्वारा
पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया है? तो याद रखिएगा गुजरात के जामनगर में। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखिएगा कि गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के द्वारा अपना पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र खोला गया है। कहां पर? जामनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो याद रखेंगे आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 10 और 11 मई 2023 को हुआ। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 2023 में इस आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 10 और 11 मई 2023 को आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो आसियान शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया में हुआ, ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा ये 42वां संस्करण था। क्लियर है? और इस 42वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा आसियान मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। क्लियर? तो इन सभी तथ्यों को अगर एक लाइन में समराइज करना हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि 42वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 10 और 11 मई 2023 को इंडोनेशिया में हुआ, जिसकी थीम थी आसियान मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। क्या था? आसियान मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा भारत की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो याद रखेंगे पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का मेजबानी किसने किया? भारत ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन कब और कहां हुआ? तो याद रखेंगे 20 से 21 अप्रैल 2023 के बीच। कब? 20 से 21 अप्रैल 2023 के बीच पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, यानी इसकी मेजबानी किसने की थी? भारत ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2 दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 जो कि नई दिल्ली में हुआ भारत की मेजबानी में, इसका विषय क्या था? तो याद रखेंगे प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था रिस्पॉन्सेज टू कॉन्टेम्पोररी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्सिस। क्या था विषय? रिस्पॉन्सेज टू कॉन्टेम्पोररी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्सिस। क्लियर? याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ का संवाद साझेदार था? तो याद रखिएगा मार्च 2023 में सऊदी अरब संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ का संवाद साझेदार बना। कौन? सऊदी अरब। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मई 2023 में एससीओ के संवाद साझेदार कौन बने? तो याद रखिएगा मई 2023 में कुवैत, मालदीव, म्यांमार और यूएई एससीओ के संवाद साझेदार बने। क्लियर? तो यहां पर देखिए 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि मार्च 2023 में एससीओ का संवाद साझेदार सऊदी अरब बना और मई 2023 में एससीओ का संवाद भागीदार कुवैत, मालदीव, म्यांमार और यूएई। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा 22 से 24 मार्च 2023 के बीच यूएसए के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 हुआ। कहां पर? यूएसए के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी WSDS, इसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे 22वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 22 से 24 फरवरी 2023 के बीच भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो यहां पर आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह ध्यान में रखना है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और ये जो 2023 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ये किस क्रम का सम्मेलन था? तो ये 22वां सम्मेलन था। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम थी सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। 22वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की थीम थी सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलेपन को मुख्य धारा में लाना, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेसिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। क्या कहेंगे? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेसिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। क्लियर? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी WHC 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो याद रखेंगे फिजी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फिजी के द्वारा 12 से 17 फरवरी 2023 के बीच 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन अर्थात 12वें WHC 2023 की मेजबानी की गई। किसके द्वारा? फिजी के द्वारा। तो 2 बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? सीधा प्रश्न, तो आपका जवाब होगा फिजी। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाएगा कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 था ये किस क्रम का था? तो आपका जवाब होगा 12वां।
प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि WHC 2023 की मेजबानी किसने की? फिजी ने। और किस क्रम का था? 12वां। कब से कब तक हुआ? तो 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये प्रश्न शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित किया गया। यानी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। अब इसमें अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 है, इसमें कितने देश या कितने क्षेत्र शामिल है? तो आपका जवाब होगा 180। क्लियर है? अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखेंगे, नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, तो आपका जवाब होगा उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया का स्थान कौन सा हो जाएगा? 180वां, क्योंकि इसमें टोटल 180 देश या क्षेत्र इसमें शामिल है। क्लियर? नंबर 1 पर कौन है? नॉर्वे। अब हम लोग भारत के संदर्भ में अगर बात कर लें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग है 161वीं। कौन सी है? 161वीं। और भारत का स्कोर कितना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? तो याद रखेंगे 36.62। कितना है? 36.62। और विशेष तौर पर आपको रैंकिंग याद रखनी है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जिसमें नॉर्वे नंबर 1 पर है, उसमें भारत की रैंकिंग 161वीं। कौन सी है? 161वीं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस देश को अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में पहला स्थान मिला है, तो आपका जवाब क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारत का स्थान 42वां है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बोला अहमद टिनुबू, क्या नाम है? बोला अहमद टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब होगा नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू। कौन है? बोला अहमद टिनुबू। कहां के राष्ट्रपति हैं? नाइजीरिया के। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो याद रखेंगे, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति और बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। क्लियर? अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि क्यूबा के राष्ट्रपति पुनः कौन चुने गए? तो याद रखिएगा, अप्रैल 2023 में क्यूबा के राष्ट्रपति पुनः चुने गए हैं मिगेल डियाज कानेल। क्या नाम है? मिगेल डियाज कानेल। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। बोला अहमद टिनुबू राष्ट्रपति नाइजीरिया, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति और क्यूबा के पुनः राष्ट्रपति बने हैं मिगेल डियाज कानेल। मिगेल डियाज कानेल क्यूबा के पुनः राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखिएगा, हमजा यूसुफ ने। हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में शपथ ली है। कौन? हमजा यूसुफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया है? तो याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने अबू धाबी का युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को घोषित किया है। यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने अबू धाबी का युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को घोषित किया है मार्च 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, आप ये तथ्य घटनासार में पढ़ चुके हैं कि तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं शी जिनपिंग चीन के। उसी समय चीन के नए प्रधानमंत्री बने कौन? ली कियांग। क्या नाम है? ली कियांग। तो याद रखिएगा, ली कियांग कहां के प्रधानमंत्री बने? चीन के। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए मार्च 2023 में? तो याद रखिएगा, उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल। तो याद रखिएगा, रामचंद्र पौडेल ये नेपाल के नए राष्ट्रपति बने मार्च 2023 में। क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति, देखिए यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, वो मैन थुओंग। क्या नाम है? वो मैन थुओंग। तो याद रखेंगे, वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम है वो मैन थुओंग। वो मैन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि जैसिंडा आर्डर्न के इस्तीफे के बाद न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो याद रखिएगा, जब जैसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा दिया तो न्यूजीलैंड के नए 41वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया क्रिस हिपकिंस ने। किसने? क्रिस हिपकिंस। तो यहां पर देखिए, दो बातें आपको ध्यान रखनी है।
एक तो यह है कि जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली, तो सीधी बात याद रखेंगे, क्रिस हिपकिंस ने। किसने? क्रिस हिपकिंस ने, यानी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस। और क्रिस हिपकिंस ने किसके इस्तीफे के बाद शपथ ली? तब आपका जवाब होगा जैसिंडा आर्डर्न। क्या नाम है? जैसिंडा आर्डर्न। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एलन क्लाउड बिली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, गैबॉन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं जनवरी 2023 में। उनका नाम क्या है? एलन क्लाउड बिली। क्या नाम है? एलन क्लाउड बिली। याद रखेंगे, एलन क्लाउड बिली गैबॉन के नए प्रधानमंत्री बने हैं जनवरी 2023 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली दिसंबर 2022 में? तो याद रखिएगा, उनका नाम है दीना बोलू आर्ट। क्या नाम है? दीना बोलू आर्ट। तो ये जो दीना बोलू आर्ट है, ये कहां की महिला राष्ट्रपति बनी है? पेरू की। और याद रखिएगा, दीना बोलू आर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति दीना बोलू आर्ट। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं नताशा पिर्क मुसर। क्या नाम है? नताशा पिर्क मुसर। देखिए, थोड़ा नाम तो टफ है क्योंकि ये हम लोगों के यहाँ ऐसा नाम तो होता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम आपने क्या याद रखा है? दीना बोलू आर्ट। ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। और स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम नताशा पिर्क मुसर। नताशा पिर्क मुसर। क्लियर है? अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, अक्टूबर 2022 में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री की पद की शपथ लिया था जॉर्जिया मेलोनी ने। किसने? जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति दीना बोलू आर्ट और स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर। ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम था वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है आर्थिक घटनाक्रम। यहां पर आज की क्लास यहीं कंप्लीट की जाती है। अगली क्लास में यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।